बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल, बदस्तूर खराब, खराब से खराब तर। और इसकी जिम्मेदारी किस पे है? इसकी जिम्मेदारी प्राइम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो वही है जो मैदान में खेल रहे हैं लोग। और मैदान में कौन खेल रहा है? मैदान में खेल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम। और हर तरफ उन्होंने तबाही मचा दी है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल ही मसाइल उन्होंने खड़े कर दिए हैं और फौजी क़यादत के लिए बहुत ही मसाइल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि झूठ बोला जा रहा है और झूठ बोलकर ये कहा जा रहा है अदाद शुमार की हेर फेर के जरिए कि हालात हम ठीक कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने एक सफ़ेद झूठ बोला और कल कहा कि महंगाई जो है वो सिंगल डिजिट में आ गई है, यानी वो 10% से भी कम हो गई है और 9% पे आ गई है। उसके बाद सरकारी दानिश्वरों ने और जो झूठ बोले उसके बाद उस झूठ को आगे बढ़ाया और फिर गले फाड़ फाड़ कर ये बताने की कोशिश की कि जी महंगाई कम हो गई है, जबकि हकीकत ये है कि इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मर्जी आप नैरेटिव ले आए, जितने मर्जी आप इश्तिहारात दे के मीडिया का मुंह बंद कर दें और जितना मर्जी आप सरकारी सच और सरकारी झूठ बोल लें, जबकि हकीकत यह है कि हर घर रोजाना खरीदारी कर रहा है। खा वो बच्चे हैं, खा वो बूढ़े हैं, खा वो खवातीन हैं और खा वो स्टूडेंट्स हैं, हर रोज वो खरीदारी करते हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुबह कुछ कीमत कुछ और होती है और शाम को कुछ कीमत और होती है। हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं, महीने के बाद और बढ़ जाती हैं और ये मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त अगर आप बाजारों का हाल देखें तो वहां पे किसी किस्म की कोई खौफ नहीं है। पुराने जमाने में था कि मजिस्ट्रेट होते थे, अवेजा की जाती थी लिस्ट और एक तयशुदा तरीकाकार के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती थी। अब तो वो है ही नहीं। इस वक्त जंगल का कानून है और मुंह मांगे दामों लिए जाते हैं। हर दुकानदार का, हर मार्केट का अलग रेट है। तो ये तो है एक्चुअल सूरत हाल। इसलिए शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम साहबा हों, जितने मर्जी वो कर लें, झूठ बोल लें, उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर इसके बाद एक और काम किया गया और बहुत ही भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। नवाज शरीफ साहब ने की, मरीम साहिबा ने की और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी बल्कि एक रिकॉर्डेड मैसेज था, वो सुनवाया गया बगैर सहाफ़ियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसमें मरीम साहिबा को तालियां बजा के नवाज शरीफ साहब ने दाद दी थी कि वेल डन मरीम, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने ये पैकेज अनाउंस कर दिया, आपने ये अनाउंस कर दिया, आपने ये राय दे दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब दूसरे सूबे भी अपनी अपनी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो मरियम को फॉलो करें और मरियम को फॉलो करते हुए ये बिजली की कीमतें भी कम कर दें, गैस की कीमतें भी कम कर दें, ये महंगाई कम कर दें, ये आटा पैकेज दे दें, ये सब कुछ कर दें। और ये है मरियम साहिबा का जो है विजन था और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा चलें। लेकिन चचा क्या कर रहे हैं? चचा ने क्या किया? यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद कर दिया और उनके तमाम मुलाजमीन, 1.5-2 लाख मुलाजमीन जो हैं उनको बेघर कर दिया, बेघर भी कर दिया और बेरोजगार भी कर दिया। वो पहुंचे एहतजाज करने के लिए, उनकी आवाज सुनी जाती, उन पे लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई और उसके बाद अगला काम यह किया गया, पीडब्ल्यूडी उसको बंद कर दिया गया और बंद करके छोटे मुलाजमीन को, अगेन उनकी तादाद भी हजारों लाखों में, उनको भी उनको बेरोजगार कर दिया गया कि हम ये डिपार्टमेंट ही खत्म कर रहे हैं। जो ऊपर वाले थे उनको तो उन्होंने किसी को फारिग नहीं किया, छोटे मुलाजमिन ग्रेड 1 से 16 तक के सबको फारिग करने का फैसला किया गया। कल उन पे भी लाठीचार्ज हुआ, उन पे भी उनकी भी पिटाई की गई। तो ये है चचा का वीएन। और उसके बाद भतीजी अपना वीएन देने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद सूबों ने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ पंजाब की हद तक है क्या? चचा और भतीजी आपस में ही खेलते रहेंगे? और उसके बाद मामला पहुंचा आईएमएफ। तो आईएमएफ ने कहा कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, जो हमारे साथ मुआहिदा किया है शहबाज साहब ने और चचा ने, उस मुआहिदे को भतीजी तोड़ नहीं सकती, ना भतीजी तोड़ सकती हैं और ना ही भाई तोड़ सकते हैं। लिहाजा उनको दे दिया गया है जवाब और उन्होंने कहा है कि ये नहीं हो सकता, जो एक पॉलिसी है वही पॉलिसी चलेगी, इसलिए पॉलिटिकल स्कोरिंग मत लें। लिहाजा वो भी आपका काम हो गया तमाम। और दूसरी जानिब आपको मालूम है कि माहिरीन मईशत जो है वो हर कोई वो ये बता रहा है कि अगर ये टोला रहा तो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद पहले भी हो चुका है,
मजीद ये कर देगा। बहरहाल ये तो है। इस सारी सूरत हाल में जो है मलबा किस पे गिर रहा है? मलबा जाहिर है एक ही है, और वो है जनाब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप। उन पे मलबा गिरेगा और ये मलबा गिराएंगे उन पे, और उनको ये कहेंगे कि जनाब हमें तो काम ही नहीं करने दिया गया। लिहाजा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है अब हमारी इत्तला के मुताबिक वो इसको रिव्यू कर रही है, और हमारी फौजी क़यादत सारी सिचुएशन को रिव्यू कर रही है, असर नौ जायजा ले रही है कि क्या इस तरीके से पाकिस्तान को आगे चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता। क्या इस हुक्मरान टोले के साथ जो कि नाअहलों का टोला है, जिन्होंने अपने तो अरबों रुपया के मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के जरिए, मिलिट्री लीडरशिप के जरिए ख़त्म करवा लिए, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री लीडरशिप के जरिए फॉर्म 47 भी हासिल कर लिए, इख्तदार के ऐवानों में भी पहुंच गए, लेकिन आगे कुछ नहीं कर रहे। और वो क्यों नहीं कर रहे? और वो फंसे हुए हैं 9 मई 9 मई 9 मई। महंगाई का पूछें तो 9 मई, और बेरोजगारी का पूछें तो 9 मई, अमन व अमान का पूछें तो 9 मई। ये सारा 9 मई 9 मई करते करते इन्होंने पूरे मुल्क को कर दिया है, स्टक कर दिया है। तो ये सूरत हाल चल रही है। दूसरी जानिब एक और खबर ले लें, वो है मोहसिन नकवी साहब। अब उनकी जो वजारत है वो उनकी वजारत भी खतरे में है और उनकी चेयरमैनशिप भी खतरे में है, क्योंकि कल बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से बांग्लादेश की टीम जीती है, और पहली दफा बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर टेस्ट सीरीज जो है वो जीत ली है, और पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से उनको शिकस्त फाश दी है। आज तक पाकिस्तान ने कोई टेस्ट मैच एक के अलावा कोई नहीं हारा था। तो ये सूरत हाल किसने पहुंचाई है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि चेयरमैन हैं पीसीबी, और वजीर दाखिला भी हैं, और सेनेटर भी हैं, और सहाफ़ी भी हैं, और मसालियतकार भी हैं, और पैगाम रसां भी हैं, और ये सब कुछ हैं, लेकिन नहीं है। तो उनका जो अमन व अमान का सूरत हाल है वो आपने बलूचिस्तान में भी देख लिया, वो आपने पंजाब में भी देख लिया, वो आपने केपी में भी देख लिया, वो आपने इस्लामाबाद में भी देख लिया। तो अमन व अमान की सूरत हाल बदतरीन है, और ना ही उनसे वजारत दाखिला चलाई जा रही है, ना ही उनसे पीसीबी की चेयरमैनशिप चल रही है। क्रिकेट को कर दिया है तबाह, और इस हद तक तबाह कर दिया, और उनसे पूछें तो वो कहते हैं एसएचओ की मार है। और मेरा ख्याल है कि अब एक एसएचओ जो है वो पीसीबी को एक एसएचओ देना चाहिए, और वो इनकी बनाए दुर्गत, और उसके बाद इन सबको करे सीधा, और फिर पता चले कि जनाब एसएचओ की क्या ताकत होती है। तो ये तो है खेल और खिलाड़ी का मामला, क्योंकि इस वक्त फुल टाइम मिनिस्टर की जरूरत है, और इसीलिए अब मुस्लिम लीग नवाज जो है उसको भी मौका मिला है, और वो भी उन्हें पता है कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो कहाँ से आए हैं और किसके नॉमिनी हैं। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नवाज भी ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि जोर जोर से कह रही है, और उनके अपने बंदे भी कह रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब को करें फारग, और ये अहम वजारत भी काबू करें, और पीसीबी की चेयरमैनशिप भी वापस ली जाए। और उधर नाजम सेठी साहब जो हैं वो इंतजार में हैं कि कब उनको मौका मिलेगा तो दोबारा उनको जो है पीसीबी की चेयरमैनशिप मिल जाएगी। बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त है, बदतरीन हालात व वाक़यात मैंने क्या आपको बताऊं। इस सारी सूरत हाल ने हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अब इसको रिव्यू करना चाह रही है मेरी इत्तला के मुताबिक, और अब वो इस सारे कज़िये से निकलना चाह रही है। अब वो कैसे निकलेगी उसके लिए जाहिर है इतना लंबा सफ़र काटा है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, कैसे निकला जाएगा, ये आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज के जो वज़रा हैं बहुत ही अहम तरीन वज़रा जो हैं उनके लिए मसला बना हुआ है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सिटी बजनी शुरू हो गई है, और सिटी भी बज रही है, और प्रेशर भी लीक हो रहा है। तो उससे आपको अंदाज़ा, क्योंकि इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक आरिफ इरफान सदीकी साहब ने सेनेट में एक बिल पेश किया, और उस बिल का मकसद था कि जनाब जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी जाए इस्लामाबाद में, और ये जलसे जुलूस जो हैं वो इस्लामाबाद से बाहर कई मील बाहर होने चाहिए, और उसके लिए जो कानून था वो सेनेट कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया, और सेनेट की कायमा कमेटी ने कल वो बिल मंजूर कर लिया है। उस बिल में जो गैर कानूनी तौर पर जलसा करने यानी कि हुकूमत की इजाज़त के बगैर गैर कानूनी जलसा कहलाएगा,
اور جلسہ جو کیا جائے گا اگر غیر قانونی جلسے میں جو کرے گا اس کو بھی اور جو شریک ہوگا اس کو بھی 3 سے 5 سال قید کی سزا سنائی جائے گی۔ اب یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں پہ ایسی جمہوریت انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے کہ جہاں پہ جلسے نہیں ہوں گے، جلوس نہیں ہوں گے، سیاسی آزادیاں نہیں ہوں گی، شہری آزادیاں نہیں ہوں گی اور جمہوریت کہلائے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہو سکے گا۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا ہے حیرت انگیز طور پہ، صرف پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپوز کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل جو ہے یہ کل آپ کے گلے میں پڑ جائے گا، اس لیے آپ ایسی قانون سازی نہ کریں جس کو کل آپ سنبھال نہ سکیں، کیونکہ 8 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اور اس کے لیے ملاقات بھی عمران خان صاحب سے کل جیل میں ملاقات ہوئی اور اس میں کافی 4-5 باتیں ان میں ڈسکس ہوئی ہیں جی۔ وکلا نے ان سے ملاقات کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے 9 مئی کے مقدمات میں یہ خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خبریں آ رہی ہیں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد خاص طور پہ، اور یہ مسلم لیگ نون کے جو ہیں لوگ وہ مسلسل وہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی 9 مئی کا ٹرائل کیا جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف اور وہ فوجی عدالتوں میں چلایا جائے گا۔ اور پہلے کہا گیا، وزیر قانون نے کہا کہ یہ صوبائی حکومت پنجاب نے فیصلہ کرنا ہے، رانا صاحب نے کہا کہ یہ بھی فیصلہ پنجاب کرے گی، فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرے گی۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیا سٹیٹمنٹ اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا، وزیر دفاع نے، کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ملٹری کورٹ آلریڈی خود ہی فیصلہ کر لے گی، فوج فیصلہ کرے گی کہ ان کا مقدمہ چلنا چاہیے نہیں چلنا چاہیے، اور وہ بغیر اجازت کے بھی یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ پھر یہ آیا، اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ سازشی عناصر ہیں۔ عمران خان صاحب نے پھر کل یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے فوجی تحویل میں نہ دینے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے۔ وکیل ہیں عزیر کرامت بھنڈاری، اور انہوں نے اور سیکرٹری قانون کو، سیکرٹری داخلہ کو اور وفاق کو درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد، آئی جی پنجاب، ڈی جی ایف آئی اے درخواست میں فریق بنائے گئے ہیں۔ آئی جی جیل خانہ جات بھی اس میں فریق ہیں، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ ایسے ممکنہ اقدام کو روکنے کے لیے آرڈر پاس کیا جائے۔ اب اس پہ اعتراضات عائد کیے گئے ہیں، اور اس میں اعتراضات جو درخواست پہ دائر کیے گئے ہیں رجسٹرار آفس اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پہلا یہ ہے کہ کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے۔ درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی۔ پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے، اور ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اعتراضات ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ ان اعتراضات کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کی یہ درخواست جو ہے وہ زیر بحث آئے گی اور اس پر کچھ اقدامات کیے جائیں گے اور کوئی آرڈر لیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ نیکسٹ ہے جی ایک اور خبر، اور وہ ہے 8 ستمبر کا جلسہ۔ اس کے لیے نیا مقام جو ہے وہ تجویز کیا جا رہا ہے۔ 8 ستمبر کو جلسہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس کا اب ہے ترنول کے بجائے وہ کہتے ہیں سنجگانی میں یہ جلسہ کرنے کی تجویز ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف آج اس بارے میں کوئی اناؤنس کر دے گی کہ یہ جلسہ کہاں ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی تھی وکلا سے، اس میں انتظار پنجوتا تھے، علی زاد بھٹر تھے اور دیگر تھے، اور اس میں انہوں نے جو عمران خان صاحب نے 3-4 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے ایک تو یہ درخواست کی ہے کہ جناب مخصوص نشستوں کا کیس ہے، کیس سے متعلق جو ہے فیصلہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ جلد از جلد اناؤنس کرنا چاہیے، جو مخصوص نشستوں کا ہے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ رہا اس کا انہوں نے کہا کہ جلد ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ نیب ترامیم کا فیصلہ بھی جلد سنایا جائے، کیونکہ وہ بھی فیصلہ قاضی صاحب نے ریزرو کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے کہ کسی سیولین کا کیس ملٹری کورٹ کس طرح لے جایا جا سکتا ہے۔ اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے مسائل اور ہیں، پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹ لے جایا جائے، اور کیسے لے جایا جائے، سارا جو زور ہے اس بات پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پاکستان پہ توجہ دیں، بجائے اس کے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو ملٹری کورٹس بھیجنے کے لیے آپ تگ و دو کریں۔ یعنی مطلب یہی ہے کہ اور بھی مسائل ہیں، غم ہے زمانے میں، اس مسئلے کے سوا آپ اس طرف توجہ دیں، اپنی پرائورٹی جو ہے ریاست وہ طے کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سردار اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ، جو کل انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ اس نے کافی
खतरे की घंटियां बजा दी हैं। और ये इस्तीफा गैर मामूली इस्तीफा है। इसको सिर्फ एक एमएनए या एक सिंगल सीट का इस्तीफा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सरदार अख्तर मिंगल साहब को कल कौमी असम्बली में बोलने नहीं दिया गया। सरदार अयाज सादिक साहब ने उनको माइक नहीं दिया और उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी, और उन्होंने फिर बाहर आके वो बोले हैं और सीधे गए हैं असम्बली सेक्रेटेरिएट, और उन्होंने अपना इस्तीफा असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले के हवाले किया, रिसीविंग ली और उसके बाद मीडिया को जारी कर दिया। और बाहर आके उन्होंने बताया कि अगर हम बलूचिस्तान के बारे में, अपनी आवाम के बारे में, अपने सूबे के बारे में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते और हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, तो फिर मैं ऐसी सीट रख के क्या करूँगा, इससे बेहतर है कि मैं पकौड़े बेच लूँ। तो बहरहाल ये एक ख़तरनाक बात है, और इसीलिए फ़ौज जो है, फ़ौजी क़यादत, फ़ौज इसको रिव्यू करने के बारे में सोच रही है कि बहुत हो गया, अब ज़रा चीज़ों को कुछ बेहतर भी किया जाए। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कुछ और खबरें दूंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।